जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए साथियों, आप लोगों को पता होगा मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ाया था, आपको हर चीजें पता होगी। देखिए मैं आप लोगों को मैंने आपको कल की क्लास में पदार्थ की अवस्थाएं बताई थी। मैंने आपको रसायन विज्ञान का परिचय बताया था। मैं एक बार आपका क्विक रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम तो चलो मैं लिख देता हूं यहीं पर। चलो एक बार छोड़िए, एक बार अपन देख लेते हैं कि अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। आपको पता होगा मैंने कल आपको ये बताया था कि रसायन विज्ञान क्या होता है। अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की, तो मैंने आपको ये बताया था कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई थी। उस समय रसायन विज्ञान को केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। रसायन विज्ञान एक लैटिन भाषा के शब्द रसायन विज्ञान लैटिन भाषा के एक शब्द कीमिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। मैंने आपको बताया था रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। रसायन विज्ञान की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। या फिर आप उसको यूं समझिए, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें परमाणुओं के रासायनिक संगठन, उसकी आपसी क्रियाएं एवं परमाणुओं की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। अगर मैं और बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि रसायन विज्ञान जो आधुनिक रसायन विज्ञान है उसके पिता कौन है, तो उसके पिता मैंने आपको एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए बताया था। अगर मैं बात करूं उसके बाद में तो मैंने आपको आगे की ओर लेकर गया था। मैंने आपको पहले नंबर का चैप्टर बताया था जिसका नाम था पदार्थ एवं इसकी अवस्था। मैंने क्या बताया था, पदार्थ एवं इसकी अवस्था बताया था। अगर मैं पदार्थ एवं इसकी अवस्था की बात करूं तो मैंने आपको दो प्रकार से बताया था। पहला था भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा था रासायनिक अवस्था के आधार पर। अगर मैं भौतिक अवस्था के आधार पर बात करूं तो मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे साथियों, मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे। पहला था ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा क्या था मेरे पास, चौथा प्लाज्मा और पांचवा क्या था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 प्रकार की अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। और आपको पता होगा मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ठोस, द्रव और गैस के बारे में पूरा सुपड़ा साफ करके बता दिया था। मतलब ठोस क्या होती है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, उसमें घनत्व किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। मैंने आपको यह बताया था किसमें अंतराण्विक बल ज्यादा होता है, किसमें कम होता है। मैंने आपको यह भी बताया था कि विसरण का गुण किसमें ज्यादा पाया जाता है, किसमें कम पाया जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं साथियों कि आप लोग अगर मेरी ये क्लास देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मेरी आप पिछली वाली क्लास देखना, उसके बाद इस क्लास को देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप एक ऐसा लेवल अपने आप में बिल्डअप कर लोगे जिसका आपने कभी सोचा नहीं था। आपको क्या होती, धीरे धीरे चीजें रखनी होगी। ईंट के ऊपर एक ईंट रखते हैं अपन, आपको पता दीवार बनती है, फिर दीवार से दीवार को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, अपना कमरा बन जाता है। फिर कमरे के ऊपर कमरा रखते हो तो आपका पूरा घर बन जाता है। इसी प्रकार से आपको भी अपनी नींव को तैयार करना होगा, क्योंकि नींव आपको पता है पहला चैप्टर रहता है। पहले चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप मेरे को इस चैप्टर से जुड़िए। आपको बेशक आनंद भी आएगा और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। चलो अब मैं आपको आगे की ओर लेकर के चलता हूं और आज का अपना जो टॉपिक है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसके बारे में बताता हूं। देखिए साथियों, आज मेरे पास जो 4 नंबर की मेरे पास अवस्था है, मेरे पास 4 नंबर की अवस्था है जिसका नाम है इसका नाम मेरे पास क्या है, प्लाज्मा है। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं साथियों कि ये प्लाज्मा मेरे पास क्या होता है। ये प्लाज्मा मेरे पास क्या होता है, आप अपनी नजरें केवल स्क्रीन पर रखना, आपको बेशक चीजें समझ में आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। गौर करिएगा कि ये प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि घनत्व क्या होता है।
आपको ये पता होना चाहिए कि घनत्व क्या होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि घनत्व किसका कम होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि घनत्व गैसों का क्या होता है, कम होता है। घनत्व गैसों का क्या होता है, कम होता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप तापमान को बढ़ाओगे, अगर आप तापमान को बढ़ाओगे, अगर आप तापमान को बढ़ाओगे तो घनत्व क्या होता है, घट जाता है। घनत्व क्या होता है, घट जाता है। और जितना कम घनत्व होता है, जितना कम घनत्व होता है, जितना कम घनत्व होता है, वो वस्तु उतनी ही ज्यादा क्या जाएगी, हल्की हो जाएगी और वह ऊपर की ओर गति करेगी। जैसे आपने देखा होगा, एक बार आप यहाँ पे अपनी नजरें रखना, एक बार आप देखिए, सपोज करना कि ये मेरे पास एक पात्र है, मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र के अंदर क्या रखी हुई है, इस पात्र में यहां पर बर्फ रखी हुई है। क्या रखी हुई है साथियों, यहां पर क्या रखी हुई है, बर्फ रखी हुई है। अगर मैं बात करूं इसके बाद में, एक बार गौर करना, अगर मैं इसके नीचे इसको हीट दूंगा, अगर मैं इसके नीचे इसको हीट दूंगा, अगर मान लो कि मैं इसको क्या दूंगा, हीट दूंगा, मैं इसको अगर उष्मा दूंगा, तो आपको पता होगा, एक बार गौर करना, आपको मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखो ये बर्फ होती है, ये बर्फ किस अवस्था में रहती है, ये बर्फ किस अवस्था में रहती है, ये ठोस अवस्था में रहती है। और आप ये भी जानते होगी कि ठोसों का घनत्व क्या होता है, ठोसों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब एक बार आप गौर करना, अगर मैं मान लो इस बर्फ को गर्म करूंगा, अगर मैं ठोसों को गर्म करूंगा, तो गर्म करने से क्या होते हैं, उनके अवयवी कणों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग टूटने लगती है, वो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, टूटने लगेगी। जब ये बॉन्डिंग टूटती है तो वो बर्फ किस में तब्दील हो जाएगी, पानी में बदल जाएगी। कहने का मतलब सीधा सा यही है कि जब आप किसी भी वस्तु को अगर उष्मा देते हो, अगर आप उसको इसका तापमान बढ़ाते हो, तो तापमान बढ़ाने से वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये होता है कि उसके बीच में पहले तो क्या होती है, बॉन्डिंग टूटती है, पहले तो क्या होती है, उसकी बॉन्डिंग टूटने लगती है। जब बॉन्डिंग टूटेगी तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। घनत्व कम होने से अब वो क्या करेगा, घनत्व कम हो जाएगा, तो अब वो पहले क्या करता है, वह दौड़ने लगता है। अब आपने देखा होगा कि जब बर्फ पिघलती है तो इसके अंदर पानी इस प्रकार से आ जाएगा, ये पानी का ऐसे लेवल हो जाएगा, फिर इसके अंदर अपन को क्या दिखाई देगा, पानी दिखाई देगा। अगर मैं इसको गर्म करूंगा, अब एक बार गौर करना, मैंने इसको तापमान देना अभी भी जारी रखा, मैं इसको अभी भी गर्म करने के लिए जारी रखता हूं। अगर मैं इसको गर्म करूंगा, गौर करना एक बार आप, अगर मैं इसको गर्म करना जारी रखूंगा, देखो ऊपर से मैंने इस पात्र को क्या कर दिया, बंद कर दिया। मैंने अगर इसको मैं अब भी गर्म करना जारी रखूंगा, तो आपको पता होगा अब ये पानी है, अब ये पानी है, पानी के अवयवी कण है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग्स है, वो बॉन्डिंग अब और टूटने लग जाएगी। आप किसी भी चीज को जितना ज्यादा गर्म करोगे, उनके अवयवी कणों के बीच की बॉन्डिंग्स उतनी ही कमजोर होती जाएगी, उनके बीच की बॉन्डिंग्स है, अवयवी कणों के बीच की बॉन्डिंग्स है, वो उतनी ही कमजोर होती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके अवयवी कणों के बीच में इतना स्पेस आ जाएगा कि वो अवयवी कण उड़ने लग जाएंगे, वो अवयवी कण क्या हो जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे। आप भी जानते हो, सपोज करिएगा एक बार आप, जब कोई आदमी दो रिश्ते में होते हैं, कोई भी दो व्यक्ति अगर किसी भी रिश्ते में होते हैं, अगर मान लो कोई तीसरा आदमी उनको भड़काने का काम करता है, मतलब उस रिश्ते में आग लगाने का काम करता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी तीसरे आदमी के द्वारा भड़काया जाता है तो क्या होती है, पहले उन दो व्यक्तियों के बीच की बॉन्डिंग टूटने लगती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी खत्म होने लगती है, उनकी जो समझ है वो थोड़ी सी कम होती है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे वो भड़काने का काम जारी रखता है, वो क्या होते हैं, वो जिस रिश्ते में रहते हैं वो थोड़े धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। अगर मान लो कि अब भी वो किसी न किसी लेवल पर जुड़े हुए हैं, लेकिन होता क्या है, तीसरे व्यक्ति के द्वारा अभी भी उनको भड़काया जा रहा है, अभी भी किसी अफवाहों की वजह से उनको भड़काया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, अलग अलग प्रकार से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो क्या होता है, उनके बीच की बॉन्डिंग्स बढ़ती जाती है, उनके बीच की बॉन्डिंग्स क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब ये बॉन्डिंग्स बढ़ती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो कण होते हैं वो कण क्या हो जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, वो कण क्या हो जाएंगे साथियों, उड़ने लग जाएंगे। ऐसा का ऐसा ही क्या होता है, इसमें भी होता है। अब देखो जैसे जैसे मैं गर्म करूंगा, जैसे जैसे मैं ठोसों के कणों को गर्म करूंगा, तो क्या होता है, पहले तो उनके बीच की बॉन्डिंग्स कमजोर होती है, बॉन्डिंग कमजोर होने से पहले तो बर्फ किस में बदलेगा, पानी में बदलेगा। अगर मैं इसको और गर्म करूंगा तो बॉन्डिंग और कमजोर हो जाती है, बॉन्डिंग और कमजोर हो जाती है, और इस बार इसकी क्या बन जाएगी, इस बार इसकी क्या बनने लग जाएगी, इस बार इसकी वाष्प बनना लग जाएगी, इस बार इनकी ऊपर क्या बनने लग जाएगी,
वाष्प बनने लग जाएगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मेरे पास क्या था, ठोस था, फिर मेरे पास यहां पर क्या आया बताओ, द्रव आया। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरे पास क्या आया, गैस आया। अगर मैं वास्तव में बात करूं तो ये मेरे पास बर्फ थी, फिर मेरे पास क्या बना बताओ, पानी बना। अगर मैं फिर बात करूं, अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो यहां पर ये मेरे पास क्या है, अगर मैं वास्तव में बात करूं तो मेरे पास ये क्या है, वाष्प है। मेरे पास क्या है, वाष्प है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ठोसों का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, पानी या द्रव का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अगर मैं बात करूं इनके अंदर से तीनों में, ठोस, द्रव और गैस में, सबसे कम घनत्व किनका होता है, सबसे कम घनत्व किनका होता है, गैसों का होता है। मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई है, अब एक बार गौर करना। अगर मान लो कि अब भी मैं हीट को देना जारी रखूं, अब भी अगर मैं हीट देना जारी रखूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश करना है बार। अगर मैं अब भी इस तापमान को बढ़ाता हुआ या फिर इसको उष्मा देता हुआ जारी रखूं तो होता क्या है, इस गैसों के जो अवयवी कण है, इन गैसों के कणों में एकदम से तीव्र रूप से गति बढ़ जाती है। गैसों के अवयवी कणों के बीच में क्या हो जाती है बताओ, गति बढ़ जाती है। गति बढ़ने से वास्तव में क्या होता है समझने की कोशिश करना, आपको ये प्लाज्मा चुटकियों में समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये कहानी समझ आ गई है तो देखो मैंने क्या बताया कि जैसे ही मैं इन गैसों के कणों को गर्म करूंगा, आपको पता है कि पहले ही गैसों का घनत्व क्या होता है, पहले ही गैसों का घनत्व कम होता है, पहले ही गैसों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि तापमान बढ़ाने से घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तापमान बढ़ाने से घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब वो गैस और ज्यादा हल्की हो जाएगी, वो गैस क्या हो जाएगी, और ज्यादा हल्की हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन गैसों के कणों को, अगर मैं इन गैसों के कणों को अगर और हीट दूंगा तो वास्तविकता में क्या होता है, उनका घनत्व एकदम से नीचे गिर जाएगा, उनका घनत्व एकदम से नीचे गिर जाएगा। और वो जो अवयवी कण है वो इतने हल्के हो जाएंगे कि वो यादृच्छा गति करने लग जाएंगे। वो कण एकदम से तेज गति से क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। जब वो कण एकदम तेज गति से गति करते हैं तो वास्तविकता में होता क्या है, एक बार आप फोकस करना आप, जब वो गति करते हैं तो उनके अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे पर से टकराते हैं, एक दूसरे पर ऐसे टकराते हैं। टकराने से क्या होता है, इसका जो आवेश है, इसका आवेश इसके ऊपर आ जाता है और इसका आवेश इसके ऊपर। मतलब होता क्या है वास्तव में ये होता है कि उनके जो आयन्स होते हैं टकराने से क्या होते हैं, उनमें वो कण आयनीकृत हो जाते हैं। टकराने से वो कण क्या हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। और आयनीकृत होने से क्या होते हैं, उनमें हल्की सी चमक उत्पन्न होती है। और जो कण आयनीकृत हो जाते हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि जब अपन गैसों के कणों को गर्म करते हैं तो बार बार क्या होती है, उनमें यादृच्छा गति होती है, रेंडमली मोशंस होता है। रेंडमली मोशंस होने से, रेंडमली मोशंस होने से क्या होता है, रेंडमली मोशंस होने से जो कण है वो आयनीकृत हो जाते हैं और चमक उत्पन्न होती है। इसी अवस्था का नाम साथियों क्या होता है, इसी अवस्था का नाम साथियों प्लाज्मा होता है। इसी अवस्था का नाम साथियों क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब मैं क्या करता हूं, इस सारी चीजों को एक बार मैं इधर लिख देता हूं, मैं इन सारी बातों को एक बार इस साइड में कर देता हूं। अब एक बार गौर करना आप, अपन को चीजें बहुत अच्छे से सीखनी है। ऐसा नहीं है चीजों को अपन को रटना है, अपन को बहुत ही प्यारे अंदाज में चीजों को सीखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आई होगी, ऐसी मुझे आशा है। अब एक बार गौर करना, मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं और इसकी परिभाषा पर एक बार आप फोकस करना कि ये वास्तव में क्या कहना चाहता है। जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को, जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को उच्च तापमान पर, उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है, उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो गैसों का घनत्व, गैसों का घनत्व और कम हो जाता है। और कम हो जाता है
जिससे जिससे गैसों के जिससे गैसों के कणों में जिससे गैसों के कणों में यादृच्छा गति गैसों के कणों में यादृच्छा गति होने लग जाती है। गैसों के कणों में यादृच्छा गति होने लग जाती है और गैसों के कणों में गैसों के कणों में आपसी टकराव होता है। गैसों के कणों में क्या होता है? आपसी टकराव होता है। गैसों के कणों में क्या होता है? आपसी टकराव होता है। देखिए, ये परिभाषा किताबों से लंबी हो सकती है और आप भी जानते हो कि कभी भी अपन जिस लेवल पर बैठ करके तैयारी कर रहे हैं तो परिभाषाएं पेपर में नहीं पूछी जाती है। मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग के अंदर डाल रहा हूं कि वास्तव में प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। मेरी परिभाषाओं पर मत जाना आप लोग कभी भी। ये परिभाषाएं हो सकती है लंबी हो जाए, ये मेरी परिभाषाएं हो सकती है लंबी हो जाए, लेकिन मैं याद करने का तरीका आपको एकदम से यूनिक देकर के जाऊंगा। आपको चीजें रटनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि किताबों में और फिर पढ़ाने में अंतर यही होता है। किताबों में लिखी रहती है लिमिटेड भाषाएं, लेकिन वो समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ की परिभाषाएं थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आप ये मत घबराना कि ये प्लाज्मा इतना बड़ा क्या खुद है, इतना आपको डरना नहीं है। आपको केवल इनके शब्दों पर गौर करना है, ये अपन को क्या समझ आती है कि नहीं आती है। जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो गैसों का घनत्व और कम हो जाता है, जिससे गैसों के कणों में यादृच्छा गति होने लग जाती है और गैसों की कणों में आपसी टकराव होता है। और गैस के कण आयनीकृत हो जाते हैं। आयनीकृत हो जाते हैं। इस अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। इस अवस्था को इस अवस्था को इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। इस अवस्था को साथियों क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब एक बार गौर करना, जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को, कौन सी गैस को? बहुत कम घनत्व वाली गैस को उच्च तापमान पर, कौन से तापमान पर? उच्च तापमान पर उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो गैसों का घनत्व और कम हो जाता है और गैसों के कणों में यादृच्छा गति होती है। कौन सी गति होती है बताओ? यादृच्छा गति होने लग जाती है। कौन सी गति होती है बताओ? यादृच्छा गति होने लग जाती है और गैसों के कणों में आपसी टकराव होता है और गैसों के कण आयनीकृत हो जाते हैं। गैसों के कण क्या हो जाते हैं साथियों? आयनीकृत हो जाते हैं। गैसों के कण क्या हो जाएंगे साथियों? आयनीकृत हो जाते हैं। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं? इसी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अब एक बार गौर करना, मैं आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं।
एक बार गौर करना आप, मैंने आपको ये प्लाज्मा अवस्था बताई, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार वापस से फोकस करना यहाँ पर, मैंने आपको क्या बताया, जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को, अब देखो होता क्या है, ये जो गैस है इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया बहुत कम घनत्व वाली गैस लेना आपको। जब आप इसको और गर्म करोगे, जब इसका उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो गैसों का घनत्व और कम हो जाता है, गैसों का घनत्व क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, जिससे गैसों के कण क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, और उनके कणों के बीच जो आपस में क्या होती है, यादृच्छिक गति होती है, और कण आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं। इसी अवस्था का नाम क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अगर मैं आपको इसके बारे में और फैक्ट बताऊं कि अपने पास और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आपको ये लिखना है, इस अवस्था की खोज किसने करी थी, इस अवस्था की खोज करी थी विलियम क्रुक्स ने। इस अवस्था की खोज किसने करी थी साथियों, विलियम क्रुक्स ने करी। अगर मैं आपको और फैक्ट बताऊं इसके बारे में, अगर मैं आपको और इसका नामकरण किसने किया, अगर मैं बात करूं इसके नामकरण की, इसका नामकरण किसने किया, इसका नामकरण किया था लैंग म्यूर ने, इसका नामकरण किसने किया, लैंग म्यूर ने किया। अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, प्लाज्मा अवस्था अपन को कहां देखने को मिलती है, प्लाज्मा अवस्था अपन को कहां देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं पहला नंबर का सूर्य, अगर मैं बात करूं 2 नंबर का, तो मेरे पास हो जाएगी ट्यूबलाइट, क्या हो जाएगी, ट्यूबलाइट। अगर मैं 3 नंबर का एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे पास बल्ब हो जाएगा। अब एक बार समझने की कोशिश करना ये एग्जाम्पल कैसे हुए। अब आपको पता होगा कि सूर्य के अंदर कौन सी गैस होती है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो सूर्य का क्या होता है, तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस पहले से हल्की होती है, और पहले से हल्की होती है, आपको पता बहुत कम घनत्व होता है उसका, जब पहले से हल्की होती है, जब उसको और गर्म किया जाता है तो और हल्की हो जाती है, और वो क्या होती है, उस सूरज के अंदर यादृच्छा गति करती है, क्या करती है, यादृच्छा गति करती है। तो होता क्या है, वास्तव में वो क्या हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है, और अपन को सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है। और यही बात मैंने आपको बताई थी। बल्ब में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है अपने पास, उस बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, और जैसे ही अपन विद्युत धारा को ऑन करेंगे, जैसे ही अपन खटका दबाएंगे, तो खटका दबाने से क्या होती है, विद्युत धारा आगे की ओर जाती है, और उस उपकरण को क्या करती है, गर्म करती है। गर्म करने से वास्तव में क्या होता है, जब जैसे ही गर्म होंगी तो गैसों के कण क्या हो जाएंगे, यादृच्छा गति करेंगे, और उन्हीं के अंदर बार बार से कंपन करेंगे, और जैसे ही ये आपस में यादृच्छा गति करते हैं, कण आयनीकृत हो जाते हैं, और अपन को बल्ब चमकता हुआ नजर आता है, हमें बल्ब जलता हुआ नजर आता है। अगर मैं बात करूं ट्यूबलाइट की, तो ट्यूबलाइट के अंदर भी वही सिचुएशन है, ट्यूबलाइट में क्या होती है, आर्गन और पारे की वाष्प भरी जाती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ये प्लाज्मा अवस्था थी मेरे पास। अब अपन आगे चलते हैं, अब देखो अपन आगे चलते हैं। अब मेरे पास अगली अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडीशन। मेरे पास अगली अवस्था का नाम क्या है साथियों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर कोई आपसे पूछे कि ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये कैसी अवस्था होती है, तो आपको क्या बताना है, समझने की कोशिश करना। आप देखो, मैंने आपको पिछले वाली में क्या बताया था, मैंने आपको पिछले वाली अवस्था में क्या बताया था कि जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो उनके कण क्या हो जाते हैं, उनकी कणों में यादृच्छा गति होती है, जिससे वो कण आयनीकृत हो जाते हैं और चमक उत्पन्न होती है। इसी अवस्था का नाम क्या बताया था, प्लाज्मा बताया था। अब आपको करना क्या है, आपको बहुत कम घनत्व वाली गैस तो लेनी है, लेकिन 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 इस बार उसको गर्म नहीं करना है। तो क्या करना है, उसको करना है अपन को एकदम से निम्न तापमान पर ठंडा करना है। जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को अचानक से निम्न तापमान पर, और वो कितना निम्न ताप होना चाहिए, जो न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप जितना है उस तापमान पर अपन को उसको ठंडा करना है। उस तापमान पर उसको अपन को क्या करना है, ठंडा करना है। और ठंडा करने पर अपन को जो अवस्था प्राप्त होती है वो अवस्था क्या कहलाएगी, वो अवस्था कहलाएगी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, मुझे पता है। जब वायु के घनत्व के
1,00,000वें भाग जितनी कम घनत्व वाली गैस को, कम घनत्व वाली गैस को जब वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितनी कम घनत्व वाली गैस को जब न्यूनतम संभव ताप, ब्रैकेट में लिख सकता हूं परम शून्य ताप, ब्रैकेट में फिर लिख सकता हूं -273 डिग्री सेल्सियस, ऑब्लिक लगा करके 0 केल्विन। मैंने क्या बताया कि जब वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितनी कम घनत्व वाली गैस को जब न्यूनतम संभव ताप, परम शून्य ताप या -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन ताप पर ठंडा किया जाता है तो बीईसी अवस्था प्राप्त होती है। बीईसी अवस्था क्या होती है बताओ? प्राप्त होती है। कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? बीईसी अवस्था प्राप्त होती है। अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने तापमान लिखा है परम शून्य ताप, इसका मतलब क्या होता है एक बार समझने की कोशिश करना। आपने देखा होगा कि जब हम पानी को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो बर्फ बन जाती है। मैं आपको जो बातें बताना जा रहा हूं एक बार आप उन शब्दों के ऊपर गौर करने की कोशिश करना। आपको ये बीसी अवस्था है क्या वास्तव में आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। केवल और केवल मेरे शब्दों पर गौर करना। आप मैंने क्या बताया कि आपको एक कटोरी में पानी लेना है और उस पानी को फ्रिज में रखना है। कहाँ रखना है? फ्रिज में रखना है। अब देखो क्या होता है कि आप जब 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे बाद उसको निकालते हो तो उस बर्फ में उतनी कठोरता नहीं मिलती है। अब देखना, मैं एक पानी की कटोरी रखता हूं और उस कटोरी को 10 दिन के बाद निकालता हूं। उस पानी की कटोरी को फ्रिज में से 10 दिन के बाद निकालता हूं। अब मैं अगर देखूंगा उन दोनों बर्फों की स्थिति तो मुझे ऐसा महसूस होगा कि जो बर्फ जितने ज्यादा समय तक रहेगी, जो जल जितने ज्यादा समय तक फ्रिज में रहेगा वो उतना ज्यादा कठोर हो जाएगा। वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। उसका तापमान और ज्यादा नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो जितना कम समय तक रहता है उसका तापमान उतना ज्यादा नीचे नहीं गिर पाता है। मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब यही है, एक बार समझने की कोशिश करना। आप सपोज करो कि यहाँ पर क्या है? जल है। यहाँ पर क्या है बताओ? जल है। और आप इसको नीचे से क्या कर रहे हो? आप उसको नीचे से क्या कर रहे हो बताओ? ठंडा कर रहे हो। आप इसको नीचे से क्या कर रहे हो बताओ? ठंडा कर रहे हो। या फिर आप इस जल को ठंडा कर रहे हो। जब आप ठंडा करोगे तो आपको पता ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये मान लेते हैं कि किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बर्फ में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बर्फ में। अब मैंने आपको क्या कहा, ये बर्फ में कन्वर्ट तो हो गई है। अब आपको क्या करना है? इसको और ज्यादा ठंडी करना है। इसको और ज्यादा ठंडी करना है। जब आप इसको और ज्यादा ठंडी करोगे ना तो वास्तव में होता क्या है कि जब आप जल को ठंडा करते थे तो उनके अवयवी कणों के बीच में स्थान क्या हो गया? कम हो गया। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। हो सकता है बातें आपको लेट समझ में आ जाए, लेकिन मेरी विश्वास है, मेरा वादा है कि आपको मैं समझा करके रहूंगा ये बीसी अवस्था वास्तव में होती क्या है। समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया कि जब मैंने जल को ठंडा किया, देखो वास्तव में उस समय क्या हो रहा था, जब आप जल को गर्म कर रहे थे तो उसकी बॉन्डिंग टूट रही थी। उसकी बॉन्डिंग क्या हो रही थी? टूट रही थी। लेकिन जब आप जल को ठंडा करोगे तो उसकी बॉन्डिंग मजबूत होती है। उसकी बॉन्डिंग क्या होती है? मजबूत होती है। अब देखना क्या होता है, जब आप जल को ठंडा करते हो ना, जल को ठंडा करते हो तो उनके अवयवीकरण पास पास में आ जाते हैं। उनके अवयवीकरण पास पास में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यही जल क्या बन जाएगा? यही जल बर्फ बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा आपको? मैंने क्या कहा आपको? अभी भी इसको ठंडा करते जाना है। अभी भी आपको इसको ठंडे करते जाना है। देखो एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके अवयवी कणों के बीच में स्थान बिल्कुल भी नहीं बचेगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करना। देखो मैंने प्लाज्मा अवस्था में जस्ट उल्टा बताया था आपको। क्या बताया था? जब आप गर्म करते हो तो उनकी बॉन्डिंग टूटती जाती है, टूटती जाती है, टूटती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है वो इतनी दूर हो जाते हैं कि वो दोनों के दोनों स्वतंत्र रूप से उड़ने लग जाते हैं।
लेकिन इसमें मैं जस्ट उल्टा बता रहा हूं आपको। होता क्या वास्तव में, जब आप किसी भी चीज को ठंडा करते हो तो उनके अवयवीकरण पास पास में आते हैं, पास पास में आते हैं, पास पास में आते हैं। और आप जितना ज्यादा कम तापमान पर ठंडा करोगे वो उतने ही ज्यादा ठोस रहेगी और वो अपन को उतनी ज्यादा कठोर लगेगी। कहने का मतलब उनके बीच में जो अवयवीकरण है उनका स्पेस 0 हो जाएगा। तो मैं यूं कह सकता हूं क्या कि मेरे पास जो न्यूनतम संभव ताप है, मतलब सबसे कम न्यूनतम ताप कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, ये न्यूनतम संभव ताप होता है। अगर आप इस न्यूनतम संभव ताप पर, इस -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब आप ठंडा करते हो तो वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये होता है कि जो ये आणविक होते हैं, आणविक गति यहाँ पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस तापमान पर जब आप किसी वस्तु को ठंडा करते हो ना तो उनके अणुओं के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है। जब बिल्कुल स्पेस ही नहीं रहेगा तो वो गति कैसे कर पाएंगे। मुझे एक चीज बताना आप, ये जो मार्कर्स है, इस मार्कर के जो अवयवीकरण है क्या ये गति कर सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये ठोस है, इसके अवयवीकरण गति नहीं कर सकते। लेकिन पानी के अवयवीकरण क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अब ये चीजें क्या होती है, अब इसकी आणविक गति क्या हो जाएगी बताओ, इसकी आणविक गति साथियों क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ऐसा न्यूनतम संभव ताप, ऐसा न्यूनतम संभव ताप जहां पर अणुओं की आणविक गति 0 हो जाए, वो कौन सा ताप होता है, वो परम शून्य ताप होता है। कौन सा ताप होता है, परम शून्य ताप, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, 0 केल्विन भी बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं साथियों, 0 केल्विन भी बोलते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर आणविक गति क्या होती है, 0 होती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितनी कम घनत्व वाली गैस को, देखो मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं, इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से, अब देखो मेरे पास, ये मेरे पास कौन सी अवस्था, ये मेरे पास आ गई बीस अवस्था। अब मैं आपको इसके बारे में एक अच्छा सा फैक्ट और बताता हूँ, मैं आपको इसके बारे में एक अच्छा सा फैक्ट और बताता हूँ। वो फैक्ट मेरे पास क्या है, इस अवस्था की भविष्यवाणी, इस अवस्था की भविष्यवाणी किसने करी थी, इस अवस्था की भविष्यवाणी सत्येंद्रनाथ बोस या अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, किसने की साथी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। मैंने क्या बताया, इस अवस्था की भविष्यवाणी सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी। अगर मैं बात करूं इसी आदमी ने, इसी सत्येंद्रनाथ बोस ने एक कण की खोज करी थी जिसका नाम था हिग्स बोसोन। जिसका नाम क्या था बताओ साथियों, हिग्स बोसोन। अब आपको पता होना चाहिए ये जो हिग्स बोसोन है, इसी हिग्स बोसोन को अपन क्या बोलते हैं, गोल्ड पार्टिकल्स बोलते हैं, ईश्वरीय कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईश्वरीय कण बोलते हैं। इसका मतलब ये हिग्स बोसोन क्या है, ये गुड पार्टिकल क्या है, ये इस हिग्स बोसोन की खोज किसने करी, सत्येंद्रनाथ बोस ने। और इसी हिग्स बोसोन को सत्येंद्रनाथ बोस ने कहा क्या था, ये ईश्वरीय कण है अर्थात ये गोल्ड पार्टिकल्स है। अब देखना ये जो अवस्था है, यह अवस्था प्रयोगशाला में ही संभव है। यह अवस्था प्रयोगशाला में ही संभव है। यह अवस्था कहां संभव है बताओ, केवल प्रयोगशाला में ही संभव है। यह अवस्था कहां संभव है, केवल प्रयोगशाला में ही संभव है। अब ये आपको पता चल गया होगा कि ये अवस्था क्या होती है। अब मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो अवस्थाएं हैं इनका इंटरचेंज कैसे होता है, इनमें अवस्थाओं में परिवर्तन क्या होता है, अब अपन पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। अब अपने पास टॉपिक का नाम है अब मेरे पास टॉपिक का नाम है मेरे पास टॉपिक का नाम क्या है साथियों, मेरे पास टॉपिक का नाम है अवस्था परिवर्तन। अब एक बार गौर करना, ये अवस्था परिवर्तन वास्तव में क्या होता है। आपको केवल आपको केवल क्या करना है, समझना एक बार चीजों को कि ये अवस्था परिवर्तन क्या होता है। अब एक बार गौर करना, ये अवस्था परिवर्तन क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करना। देखो आपको ऊपर ही ऊपर पे क्या लिखना है, आपको ऊपर ही ऊपर पे लिखना है ठोस। ऊपर ही ऊपर क्या लिखना है आपको, ठोस लिखना है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, द्रव। उसके बाद में आपको लिखना है गैस। उसके बाद में आपको लिखना है, उसके बाद में आपको अवस्था का नाम क्या लिखना है, प्लाज्मा। अब एक बार मेरी बातों को समझने की कोशिश करना आप लोग, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। देखना, अब एक बार समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप ठोसों को क्या करते हो, गर्म करते हो। जब आप ठोसों को क्या करते हो, गर्म करते हो। जब आप ठोसों को क्या करते हो साथियों, जब आप ठोसों को गर्म करोगे तो गर्म करने पे वो क्या बनता है, द्रव बनता है। जब आप द्रव को गर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जब आप गैसों को गर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगी, मेरे पास प्लाज्मा अवस्था बन जाएगी। लेकिन जब आप प्लाज्मा को वापस से ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। जब आप गैस को ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। जब आप द्रव को ठंडा करोगे तो क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। ये आप बार ये आपको एक बार नाम बता देता हूं मैं कि अपने पास नाम क्या है क्या नहीं है, आपको पूरी की कहानी समझ में आ जाएगी, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी।
अब एक बार गौर करना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो एक बार आप गौर करना, बस आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा मैं। अब एक बार गौर करना आप, जब मैं क्या करूंगा, देखो जब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक चीज और लिख देता हूं। चलो मैं एक बार वो डायग्राम पूरा बना ही लेता हूं, उसके बाद में आपको मैं समझा दूं। अब एक बार समझने की कोशिश करना कि ये डायग्राम अपन को क्या समझाना चाह रहा है। आप मेरी बातों को गौर करना। देखो वास्तव में क्या होता है साथियों, कि जब मैं ठोसों को गर्म करता हूं, आपको पता होगा कि जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ गर्म करने पर किसमें बदल जाती है, पानी में। इसका मतलब इस प्रक्रिया का नाम क्या है, मेरे पास इस प्रक्रिया का नाम क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं संघनन। इस प्रक्रिया का साथियों मेरे पास नाम क्या है, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं संगलन। इस प्रक्रिया को साथियों क्या बोलते हैं, संगलन बोलते हैं। और इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और हिंदी में केवल गलन भी बोलते हैं। अब देखो ठोसों को जब अपन गर्म करते हैं तो वो पिघल जाती है, इसका मतलब वो गल जाती है, तो क्या हो जाएगा, संगलन हो जाएगा। अब देखो द्रव को जब अपन गर्म करेंगे, द्रव को जब अपन गर्म करेंगे तो क्या बनती है, वाष्प बनती है। और इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, इस प्रक्रिया का नाम होता है वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है साथियों, इस प्रक्रिया का नाम होता है वाष्पीकरण। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है साथियों, वाष्पीकरण होता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है साथियों, वाष्पीकरण होता है। और आपको पता होगा, जब मैंने आपको चौथी अवस्था बताई थी तो मैंने आपको क्या बताया, जब गैसों को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो वो आयनीकृत हो जाती है। और वो अपन को कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, प्लाज्मा। इसका मतलब जब गैसों को अपन गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाती है बताओ, वो आयनीकृत हो जाती है। वो क्या हो जाएगी बताओ, आयनीकृत हो जाएगी। तो इस अवस्था का नाम मेरे पास क्या हो जाएगा, आयनीकृत हो जाएगा। अब एक बार गौर करना, अब एक बार गौर करना, अगर मैं आपको और बताऊं चीजों को, अगर मैं यहां पर बात करूं, अब एक बार गौर करना, अगर मैं इस प्लाज्मा को, अगर मैं इस प्लाज्मा को क्या करूंगा, ठंडा करूंगा, अगर मैं इस प्लाज्मा को ठंडा करूंगा तो मेरे पास कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, नी आयनीकृत। कौन सी अवस्था प्राप्त होगी बताओ, नी आयनीकृत अवस्था प्राप्त होगी। इसका मतलब अगर मैं गैस को गर्म करूंगा तो प्लाज्मा, अगर मैं प्लाज्मा को वापस से ठंडा करूंगा तो मुझे कौन सी अवस्था प्राप्त होगी, गैस, गैस अवस्था प्राप्त हो जाएगी। कौन सी अवस्था प्राप्त हो जाएगी साथियों, गैस अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अब एक बार गौर करना आप, अगर मैं गैसों को ठंडा करता हूं, अगर मैं गैसों को ठंडा करता हूं तो मुझे क्या बनता है, मेरे पास क्या मिलता है, मुझे द्रव मिलता है। और इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, संघनन होता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है साथियों, संघनन होता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इस द्रव को अपन और ठंडा करेंगे तो आपको पता होगा कि अपन फ्रिज में जब पानी रखते हैं जमाने के लिए, ठंडा करते हैं तो क्या बनती है, बर्फ बनती है। इसका मतलब वो ठोस बनता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन जमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमना बोलते हैं। या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इस प्रक्रिया का नाम होता है जमाव, या क्या बोलते हैं अपन, हिमांक बोलते हैं, या फिर अपन क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं। अब एक बार गौर करना, ये आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब एक बार गौर करना, आपने नोटिस किया होगा यहां पर, आपने नोटिस किया होगा यहां पर कि जब मैं ऊपर से नीचे की ओर आता हूं, जब मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूं तो मैंने क्या किया था, इस चीजों को गर्म किया था। मैंने क्या किया था, गर्म किया था। तो मैं एक बार देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं,
तापमान बढ़ाया गया, तापमान बढ़ाया गया। तापमान कहाँ बढ़ाया गया? जब अपन ऊपर से नीचे की ओर आए थे तो तापमान क्या गया गया बताओ? बढ़ाया गया। अगर मैं इधर लिखूं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? तापमान घटाया गया। तापमान घटाया गया। इस बार क्या हो जाएगी? इसका एरो का निशान थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, दिशा उल्टी हो जाएगी। तो ऊपर जाने में देखो तापमान मैंने घटाया है, तो ये हो जाएगा मेरे पास तापमान को घटाने का। अब एक बार गौर करना आप, अगर मैं बात करूं यहां पर, ये जो मेरे पास अवस्था है, इस अवस्था का नाम मेरे पास क्या है? एक बार समझने की कोशिश करना आप। मैं एक बार इसको यहां रख देता हूं, वापस मैं यहां ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार गौर करना आप लोग, अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे पहले मैं इस प्रक्रिया का नाम लिख देता हूं। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं साथियों? इस प्रक्रिया को अपन ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया का नाम होता है ऊर्ध्वपातन। अगर मैं बात करूं, अब मैं वापस क्या करता हूं कि मैं इसको देखो मैं यहां पर ही लिख देता हूं, इसके अंदर इसको अपन को क्या लिखना है? इसको अपन को लिखना है ऊर्ध्वपातन। क्या लिखना है? ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे वो मैं यहां लिख देता हूं। देखो इसको अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसको तो अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? अवक्षेपण। इसको अपन क्या बोलते हैं? अवक्षेपण बोलते हैं। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूं कि ये वास्तव में मेरे पास अवस्था परिवर्तन क्या है। आपको पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो ये मैंने जो लिखा है ना वो तापमान घटाया गया है और यहाँ पर तापमान बढ़ाया हुआ लिखा हुआ है। अब एक बार गौर करना, मैंने यहाँ पर जब जैसे जैसे नीचे आऊंगा तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, और ऊपर जाऊंगा तो तापमान क्या हो जाएगा? सॉरी, ऊपर से नीचे आने पे तापमान क्या होता है? बढ़ता है, और नीचे से ऊपर जाने पे तापमान क्या होता है? घटता है। अब एक बार गौर करना आप, मैं अगर मान लो कि मैं आपको एग्जांपल कौन कौन सा समझ में आ गया, ये आ गया। अगर मैं यहां पर बात करूं, जब अपन प्लाज्मा को ठंडा करते हैं तो वापस गैस बन जाएगी। अब गैस को अपन ठंडा करेंगे तो कौन सी प्रक्रिया होती है? उसको अपन बोलते हैं संघनन। अब याद कैसे रखना है? आपने कई बार देखा होगा, एक बार समझने की कोशिश करना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, सपोज करना कि यहाँ पर एक गिलास है, यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है, और आपको पता करना है कि इस गिलास का पानी ठंडा है या गर्म है। इस गिलास का पानी ठंडा है या गर्म है? आप देखते होंगे अगर ये गिलास का पानी ठंडा है तो इसके बाहर की दीवारों के ऊपर, इसकी बाहर की दीवारों के ऊपर आपको पानी आपको टपकता हुआ दिखाई देगा। जब ये पानी ठंडा है एकदम से, तो आपको बाहर की दीवारों पर क्या लगेगा? आपको पानी दिखाई देगा। अब देखो ये पानी वास्तव में आया कहां से? आपको पता होगा कि इसके आसपास क्या है, बताओ इसके आसपास क्या है साथियों? इसके आसपास वायु है। इसके आसपास क्या है साथियों? इसके आसपास अपने पास क्या है? वायु है। वो वायु क्या होती है? वो वायु इसके आकर के टकराती है। वो वायु क्या होती है? इसके आकर के टकराती है, और वो टकराने से वो वायु है, वो वायु की जो गैसें हैं वो किस में बदल जाती है? पानी में बदल जाती है। और यही प्रक्रिया का नाम क्या होता है? संघनन होता है। इसी प्रक्रिया का नाम क्या होता है? संघनन होता है। द्रव को जब आप ठंडा करोगे तो किसमें क्या होता है? बर्फ बनती है। ये तो आपको पहले से जानते हो। अब यहाँ पे देखना है बार आप, यहाँ पर देखना, ये जो ऊर्ध्वपातन होता है ये क्या होता है? ऊर्ध्वपातन अपन उस प्रक्रिया को बोलते हैं जिसमें ठोस को अगर अपन गर्म करते हैं
तो वो द्रव में बदले बिना सीधे ही गैस में बदल जाए तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? इस प्रक्रिया का नाम होता है उद्वपातन। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं साथियों? सब्लिमेशन बोलते हैं। अब ये उद्वपातन वास्तव में होता क्या है? उद्वपातन को अपन को यूं समझना है कि कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं उद्वपातित पदार्थ बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो कपूर होता है, जब आप कपूर को जलाते हो तो कभी भी वो द्रव में नहीं बदलता है, वो सीधे ठोस से किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। इसका मतलब वो उड़ जाता है। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास घी है, क्या है? घी है। जब आप घी को जलाते हो तो पहले वो घी पिघलेगा, फिर वो क्या हो जाएगा? उसकी वाष्प बन के ऊपर उड़ेगी। तो ये चीज अलग होती है। लेकिन यहाँ के ऊपर मैं बात करूं उद्वपातन में, तो उद्वपातन थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है, और आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको यहां पर वैसे लिख देता हूं कि कौन कौन से उद्वपातित पदार्थ है। ऐसे कौन कौन से हैं जो सीधे, जैसे मैं बात करूं कपूर, लोसादर, नेपथलीन, शुष्क बर्फ, ठोस CO2, इस प्रकार के और भी अपने पास हो सकते हैं। इस प्रकार के अपने पास और भी हो। ये अपने पास क्या हो गया? उद्वपातित पदार्थ हो गया। ये मैंने आपको बताया कपूर, नौसादर, नेपथलीन, शुष्क बर्फ, ठोस CO2। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो जैसे ही ऐप के ऊपर ये डाउनलोड हो जाए, ये जैसे ही उसके ऊपर अपलोड हो जाए, तो आपको क्या करना है? इस PDF को डाउनलोड करना और आपको पढ़ लेना। आपको सब कुछ दिख जाएगा जूम करके के बाद। अब एक बार गौर करना, ये मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। अब आपको उद्वपातन भी समझ आ गया। अब ये आपको बताता हूं, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया साथियों, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। वो क्या गलत कर दिया? अब मुझे समझ में आया है। अब देखो क्या गलत किया है मैंने। देखो आपको क्या करना है, ये जो रेखा है आपको वो यहां से, और वो रेखा आपको ऐसे करनी है। तो थोड़ा सा गलत हो गया, के लिए क्षमा चाहूंगा दोस्तों। ये समय रहते मैंने इसको सुधार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज ये अपना डायग्राम पूरा का पूरा गलत हो जाता। ये अपने पास क्या हो गया? ये अपने पास अब डायग्राम हो गया। अब देखो ये आपको करना है, ये आपको समझ में आ गया, ये अपने पास डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हो। अब देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गैस कैसे ठोस में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में, अभी जो मौसम चल रहा है ठंडी का मौसम चल रहा है, और आपको पता होगा कि जब रात को 11, 12, 1, 2 बजते हैं तो होता क्या है? वास्तव में अपने आसपास वातावरण में, वायुमंडल में कोहरा छा जाता है। इसका मतलब आपने देखा होगा कि मतलब अपन को दृश्य नहीं दिख पाते, अपन आर पार देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने आसपास क्या आ जाता है? कोहरा आ जाता है। कहने का मतलब वहां पर गैसों के क्या होते हैं? बहुत सारे कण आ जाते हैं, वहां पर वाष्प कण आ जाते हैं। वहां पर वास्तविकता में देखें तो वहां पर वाष्प कण आ जाते हैं। वो कोहरा होता है, एक प्रकार का वाष्प होता है। अब आपने देखा होगा कि जो गैस होती है, जब सुबह और बढ़ता है, जैसे जैसे क्या होता है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, और क्या होता है? ठंडी भयंकर होती है, तो यही गैस किस में बदल जाता है? बर्फ के रूप में बदल जाता है, और नीचे बर्फ के रूप में ये पड़ता है। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? अवक्षेपण बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अवक्षेपण बोलते हैं। तो ये अवस्था परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन अब नया टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो, अब अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिएगा, ये आपको चीजें समझ में आई होगी। अब मैं आपको नया टॉपिक करवा रहा हूं जिसका नाम मेरे पास क्या है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब ये तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है, अब अपन को समझना है। अब एक बार आपकी नजरें केवल बोर्ड पर होनी चाहिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझाऊंगा। ये अपना नया चैप्टर शुरू हो रहा है अब, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ये तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है समझने की कोशिश करना। मैं सबसे पहले एक नंबर पे बात कर रहा हूं किसकी, मैं एक नंबर पे बात कर रहा हूं किसकी, तत्व की। एक नंबर पे बात कर रहा हूं किसकी, तत्व की। अब ये तत्व क्या होता है समझने की कोशिश करना, ये एलिमेंट क्या होता है समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं इस तत्व की, तो आपने कई बार सुना होगा कि जो परमाणु होता है उस परमाणु को अपन कई दफा तत्व भी बोल देते हैं। तत्व क्या होता है, सपोज करो कि ये मेरे पास मार्कर है, अगर आप इस मार्कर को तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, तो एक अवस्था कभी न कभी ऐसी आएगी ही आएगी जिसको आगे आप विभाजित नहीं कर सकते। जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है पदार्थ का, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वही तत्व कहलाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर अगर अपने पृथ्वी की बात करूं, तो पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, कितना परसेंट, 46.71%। अगर मैं उसकी बात करूं तो एक सिलिकॉन नाम का तत्व पाया जाता है जिसका परसेंटेज कितना होता है, 27.69%। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है लगभग 8%। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो लोहा भी पाया जाता है, कितना होता है, लगभग 5%। इसके अलावा और भी कई प्रकार की चीजें इस पृथ्वी में पाई जाती हैं, वो क्या होते हैं, तत्व होते हैं। और तत्व अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र भी होते हैं और स्वतंत्र नहीं भी होते हैं। अब अब आप कहोगे कि ये ऐसी कैसी बातें हैं। देखो, अपना जो अगला चैप्टर रहेगा ना, वो रहेगा परमाणु संरचना। तो मैं आपको परमाणु संरचना के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें बताऊंगा जो अपन को बहुत मददगार होगी इस चैप्टर से संबंधित भी। तो मैं आपको आगे की ओर लेकर के चलता हूं। एक बार मैं अगर बात करूं सबसे पहले इस तत्व की, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस तत्व की, तो इस तत्व का अगर मैं आपको पहला पॉइंट बताऊं कि इस तत्व की खोज किसने करी, मतलब तत्व की, अगर कोई आपसे पूछ ले कि तत्व की खोज किसने करी, तो तत्व की खोज करी थी बर्जीलियस ने। तत्व की खोज किसने करी थी साथियों, बर्जीलियस ने करी थी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि तत्व का नामकरण किसने किया था, अगर कोई आपसे पूछ ले कि तत्व का नामकरण किसने किया था, तो तत्व का नामकरण किया था रॉबर्ट बॉयल ने। तत्व का नामकरण किसने किया था साथियों, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। किसने किया था साथियों, रॉबर्ट बॉयल ने किया था। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, अगर मैं उसके बाद में बात करूं, खोज मेरे पास हो गया, नामकरण मेरे पास हो गया। अगर मैं बात करूं कि तत्व को अपन किस रूप में लिखते हैं, संकेत रूप में लिखते हैं, तो तत्व का संकेत रूप, तत्व का संकेत रूप किसने दिया, तत्व का संकेत रूप किसने दिया, ये भी बर्जीलियस ने दिया था। तत्व का संकेत रूप किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। तत्व का संकेत रूप साथियों किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। अगर मैं बात करूं इस तत्व की परिभाषा किसने दी थी, इस तत्व की अगर मैं बात करूं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस तत्व की परिभाषा को किसने समझाया, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस तत्व की परिभाषा किसने दी थी, इस तत्व की परिभाषा दी थी एंटोनी लॉरेंट, एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर ने।
अगर मैं बात करूं इस तत्व की खोज किसने करी, बर्जीलियस ने। इस तत्व का नामकरण किसने किया, रॉबर्ट बोयल ने। इस तत्व को संकेत रूप में किसने लिखा, बर्जीलियस ने। अगर मैं बात करूं इस तत्व की परिभाषा किसने दी, एंटोनी लॉरेंट लेवोशिए ने दी। अब एक बार समझने की कोशिश करना कि ये बातें कहां से आई है, कैसे आई है, एक बार समझने की कोशिश करना। देखिएगा, अगर मैं आपको बताऊं ये जो तत्व होता है, ये जो परमाणु होता है, ये लगभग एक जैसा ही होता है। ये लगभग क्या होता है, एक जैसा ही होता है। तो फिर हम इसका नाम अलग अलग क्यों बोलते हैं और इसकी खोजकर्ता भी अलग अलग क्यों है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला कोई अगर पॉइंट है तो हर स्टूडेंट के यही रहता है कि सर आपने परमाणु और तत्वों को एक तो बता दिया, लेकिन फिर भी इनके खोजकर्ता अलग अलग कैसे हुए? ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं। आपकी नजरें और आपकी जो आंखें और आपके जो कान है वो मेरी बातों के ऊपर एक्टिव होने चाहिए। आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा और सारी कहानी का मसला ही सुलझ जाएगा। देखिएगा एक बार आप, अगर कोई आपसे पूछ ले कि परमाणु की खोज किसने करी, कोई आपसे पूछ ले कि परमाणु की खोज किसने करी, तो मुझे पता है कि आप लोग धड़ल्ले से बताओगे कि परमाणु की खोज किसने करी थी, जॉन डाल्टन ने करी थी। किसने करी थी साथियों, जॉन डाल्टन ने करी थी। परमाणु की खोज किसने करी थी साथियों, जॉन डाल्टन ने करी थी। और आपको पता है कि जॉन डाल्टन ने इसकी खोज कब करी थी, 1808 में करी थी। कब करी थी साथियों, 1808 में करी थी। अब देखो होता क्या है साथियों, जब इस जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज करी थी, जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज करी थी, तो उस समय मार्केट के अंदर, उस समय अपने आसपास, अपने पूरे सर्कमस्टांस के अंदर ज्यादा तत्व अवेलेबल नहीं थे, सॉरी ज्यादा परमाणु अवेलेबल नहीं थे। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आज वर्तमान स्थिति की बात करूं तो वर्तमान स्थिति में अपने पास 118 तत्व है, या फिर मैं यूं कहूं अपने पास 118 परमाणु है। तो ये परमाणु और तत्व अलग अलग कैसे हुए, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो परमाणु होते हैं ना, इस परमाणु को इस जॉन डाल्टन ने अलग तरीके से दर्शाया था। मतलब इनको प्रतीक रूप में दर्शाया था। जैसे अगर मैं बात करूं, जॉन डाल्टन ने परमाणु को, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्रोजन नाम दिया, हीलियम को उसने क्या दिया, हीलियम दिया। इसका मतलब उन्होंने इसको प्रतीक प्रकृति लेकर के आया था, उसने उसका क्या दिया था, प्रतीक दिया था। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बर्जीलियस की, इस बर्जीलियस ने क्या किया था, उस समय ज्यादा तो विद्यमान तो थे नहीं, इसने क्या किया था, अलग अलग सिंबल्स लिए थे, अलग अलग सिंबल लिए थे, अलग अलग संकेत लिए थे, अलग अलग क्या लिए थे, सिंबल्स लिए थे, अलग अलग संकेत लिए थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक बार गौर करना आप, जैसे ये हाइड्रोजन है, बर्जीलियस ने यही बातें बोली थी, बर्जीलियस ने अपने सिद्धांत में यही बातें बोली थी। जैसे तत्वों की खोज किसने करी, बर्जीलियस ने। अब बर्जीलियस ने क्या बोला था, बर्जीलियस ने ये बोला था कि जो तत्व होते हैं, इस तत्व को अपन संकेत के रूप में लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऐसे लिखते हैं अपन। लेकिन इसको हमेशा जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल आता है और उसके अगले वाला हमेशा क्या आता है, उसके अगले वाला हमेशा स्मॉल आता है। कभी भी आप हीलियम को HE ऐसे नहीं लिख सकते, और अगर आपने गलती से ऐसे लिख दिया तो वो कभी भी हीलियम नहीं पढ़ा जाएगा, वो ही पढ़ा जाएगा। जैसे मैं बात करूं, आपने अगर कोबाल्ट को C और O ऐसे लिख दिया, C भी बड़ा और O भी बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो ये आपको बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि तत्व को जो प्रतीक होता है, तत्व का जो संकेत होता है, उस संकेत के अंदर पहले वाला अक्षर हमेशा बड़ा और उसके बाद आने वाला अक्षर हमेशा छुटका होता है, छोटा होता है। अब एक बार गौर करना आप, अगर आप इसको C को बड़ा और O को छोटा रख दिया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कोबाल्ट हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा साथियों, कोबाल्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे चीजों की परिभाषा बदल जाती है। ये अगर आप छोटा और बड़ा करोगे ना तो अपन आराम से स्पष्ट कर पाएंगे कि ये कोबाल्ट है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। समझ गए होंगे आप। अब लोगों जो तत्व की संकेत प्रकृति थी वो किसने दी थी, इसी बर्जीलियस ने दी थी। इसीलिए तत्व की खोज किसने करी, बर्जीलियस ने करी। लेकिन अगर मैं बात करूं, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था, जॉन डाल्टन ने परमाणु को अलग प्रकार से दर्शाया था। जैसे उसने कहा था कि एक परमाणु अगर खाली है तो वहां पे हाइड्रोजन हो जाएगा। कुछ को क्या दर्शाया कि अंदर से इसके अंदर एक गोला रख दिया, उसको अलग तत्व नाम दे दिया। किसी के अंदर अंदर स्टार रख दिया तो उसने कहा कि एक अलग तत्व हो गया। फिर उसने क्या किया कि एक अलग तत्व लिया इसे और उसके अंदर एक चकोर ऐसे रख दिया, तो उसने क्या कहा कि ये एक अलग परमाणु है मेरे पास। समझ पा रहे हो मेरी बातों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब इस जॉन डाल्टन ने तत्व को इस प्रकार से सजाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये जो तरीका था ना ये अच्छा नहीं था, क्योंकि ये चीजें हमें बाद में रटनी पड़ती थी कि ये हाइड्रोजन का है। मान लो एक बार, मैं आपको रियल में नहीं बता रहा हूं लेकिन वास्तविकता में कुछ इस प्रकार से उन्होंने दिए थे। जैसे मैं बात करूं कि उसने मरकरी का किस प्रकार से दिया था, ये मान लो कि मेरे पास मरकरी है और उसने
मरकरी को इस प्रकार से दिया था। अगर मैं बात करूं ये संकेत बाद में क्या हो गए पहचानने में और अपन को याद रखने में ज्यादा डिफिकल्टी होने लगी, तो फिर बर्जीलियस आए थे और बर्जीलियस ने इसी परमाणु को देखा और बताया कि ये परमाणु ही है और तत्व भी है। कहने का मतलब परमाणु तो इसने नाम दिया था, लेकिन इसी परमाणु को तत्व किसने कहा था? बर्जीलियस ने। लेकिन उसने इस पद्धति को नहीं अपनाया था, और उसने किस पद्धति को अपनाया? संकेत पद्धति को अपनाया। इसीलिए अपन को परमाणु को और तत्व को होती तो एक ही चीज है, लेकिन तत्व में संकेत आता है और परमाणु के अंदर आज तो अपन लिख देते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह था कि परमाणु को कुछ इस प्रकार से रखा गया था। किसके द्वारा? जॉन डॉल्टन के द्वारा। ये बातें आपको परमाणु और तत्वों में समझ में आई होगी। मैं एक बार आपको क्या करता हूं, इनको मिटा देता हूं। देखो अब मैं आपको आगे बताता हूं। आपको पता चल गया होगा कि तत्व की खोज किसने करी? बर्जीलियस ने। नामकरण किसने किया? रॉबर्ट बोयल ने। संकेत रूप किसने दिया? बर्जीलियस ने। इसकी परिभाषा किसने दी? एंटोनी लोरेंट लेवोशिए ने दी। एंटोनी लोरेंट लेवोशिए ने। किसने दी साथियों? एंटोनी लोरेंट लेवोशिए ने। किसने दी? एंटोनी लोरेंट लेवोशिए ने। अब इसने क्या परिभाषा दी, वो परिभाषा एक बार आप समझने की कोशिश करना। इसने क्या परिभाषा दी, वो परिभाषा एक बार आप समझने की कोशिश करना। इसने जो परिभाषा दी वो परिभाषा समझने की कोशिश करना कि तत्व पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। तत्व पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। और तत्व पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसे भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। अब देखो ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा जो है अपने पास, ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा एक महाशय ने दी थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था एंटोनी लोरेंट लेवोशिए। अब एक बार गौर करना, इतना आपको समझ में आया होगा। मैं आपको और बातें बता देता हूं यहीं पर ही। मैं आपको और बातें बता देता हूं यहीं पर ही। मैं आपको यहीं पर ही और बातें और बता देता हूं। अगर मैं बात करूं तत्व पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम अवस्था है। तत्व पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था है। कौन सी अवस्था बताओ? सबसे शुद्धतम अवस्था है। अगर मैं बात करूं तत्व पदार्थ की, क्या बताओ? सबसे शुद्धतम अवस्था है। तत्व पदार्थ की क्या है साथियों? सबसे शुद्धतम अवस्था है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं इसके अन्य पॉइंट की, देखो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे शुद्धतम कैसे हुआ? आप जान सकते हो कि तत्व पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। कहने का मतलब सपोज करो कि इस मार्कर को अगर मैं तोड़ता जाऊं तो एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा कि उसको अपन और विभाजित नहीं कर सकते, और वही इस पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तत्व है, ये तत्व मिल करके ही तो इस मार्कर को बनाते हैं, तो क्या ये तत्व अशुद्ध हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब तत्व पदार्थ की सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। ये आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपको आगे लेकर के चलूं, अगर मैं आपको
आगे लेकर के चलूं तत्व के अंदर। और अगर अपन बातें जाने तत्व के बारे में, ये जो तत्व होते हैं ना, तत्व है, तीन प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं यहां पे नाम लिख देता हूं। एक का नाम है धात्विक तत्व, एक का नाम क्या है? धात्विक तत्व। दूसरे का नाम क्या है? अधात्विक तत्व। दूसरे का नाम क्या है? अधात्विक तत्व। और तीसरे का नाम क्या है? उपधातु। तीसरे का नाम मेरे पास साथियों क्या है? उपधातु तत्व। इसका मतलब आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेकर के चलता। देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो तत्व होते हैं, तत्व के तीन प्रकार होते हैं। मैं एक बार आपको दोबारा अच्छे से बता देता हूं। तत्व के अगर मैं प्रकार की बात करूं तो मेरे पास तत्व कितने प्रकार के होते हैं समझने की कोशिश करना। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अगर मैं बात करूं पहले की तो पहला मेरे पास क्या हो जाएगा? दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा? अब एक बार गौर करना आप लोग, ये जो तत्व होते हैं ये तत्व तीन प्रकार के होते हैं। अगर मैं पहले तत्व की बात करूं तो पहले वाले तत्व का नाम क्या है? पहले वाले तत्व की अगर मैं बात करूं तो पहले वाले तत्व का नाम है धातु तत्व। पहले वाले का नाम क्या है बताओ? धातु तत्व है। अगर मैं अगले तत्व की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? अगला अगर मैं अगली बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? अधातु तत्व। क्या हो जाएगा? अधातु तत्व। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर में मेरे पास साथियों क्या हो जाएगा? उपधातु तत्व। 3 नंबर में मेरे पास क्या हो जाएगा? उपधातु तत्व हो जाएगा। अगर मैं कुछ धातु तत्व की बात करूं, अगर मैं कुछ धातु तत्व की बात करूं तो धातु तत्व की संख्या मेरे पास सीमित है। अगर मैं इसकी संख्या की बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या है? सीमित है। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कैसे हैं, कितने हैं? अगर मैं बात करूं यहाँ एक बार गौर करना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं धातु तत्व की। अगर मेरे पास मैं धातु तत्व की बात करूं तो टोटल तत्व मेरे पास कितने होते हैं? अगर मैं बात करूं कुल तत्व मेरे पास कितने होते हैं? 118 होते हैं। कुल तत्व मेरे पास कितने होते हैं साथियों? 118 होते हैं। तो इसमें से कुछ तत्व तो क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। और कुछ तत्व क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं। अगर मैं प्राकृतिक तत्व की बात करूं तो कितने मेरे पास? 94। अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो मेरे पास कितने बच गए? 14 बच गए। इसका मतलब 14 तो क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। 14 तो मेरे पास क्या होते हैं? सॉरी, 94 तो मेरे पास क्या होते हैं? प्राकृतिक। और 14 मेरे पास क्या होते हैं? कृत्रिम। 94 प्राकृतिक हो गए, 14 मेरे पास क्या हो गए? कृत्रिम हो गए। इसका मतलब कृत्रिम का मतलब क्या होता है? 14 तत्व मानव के द्वारा बनाए गए थे, जबकि 94 तत्व है ये अपन को प्रकृति से मिले थे किसी भी रूप में। अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो सारे के सारे 118 के अंदर, अगर मैं बात करूं सारे के सारे 118 के अंदर, तो 7 तो मेरे पास क्या है? उपधातु तत्व है। 7 तो मेरे पास क्या है साथियों? उपधातु तत्व है। 7 तो मेरे पास साथियों क्या है?
देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 7 मेरे पास क्या है, उपधातु तत्व है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास 20 क्या है, मेरे पास 20 उपधातु तत्व है। 20 मेरे पास क्या है, उपधातु तत्व है। अब एक बार अगर आप देखोगे ना तो कितने हो गए मेरे पास, 27 हो गए। अब एक बार आप लोग 118 में से 27 घटाओ, कितने बचते हैं, 1 और 9। इसका मतलब मेरे पास 91 कौन से तत्व होते हैं बताओ, 91 मेरे पास क्या होते हैं, अधातु तत्व, सॉरी धातु तत्व होते हैं। अब एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग, एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग, ये धातु तत्व क्या होते हैं, उपधातु तत्व क्या होते हैं, उपधातु क्या। अगर मैं बात करूं धातु तत्व की, अगर मैं बात करूं किसकी, धातु तत्व की, तो ये आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी में क्या होते हैं, सीढ़ी नुमा रेखा के बाईं ओर पाए जाते हैं। आपने कभी जीवन में आवर्त सारणी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं कल आपको इसी के अंदर दिखा दूंगा। मैं आपको डाउनलोड करके आपको कल यहीं पर दिखा दूंगा कि क्या सीढ़ी नुमा रेखा होती है। आवर्त सारणी में सीढ़ी नुमा रेखा की बाईं ओर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सीढ़ी नुमा रेखा की दाईं ओर होती है। ये कहां होती है बताओ, अधातु कहां होता है, दाईं ओर होता है। अगर मैं बात करूं उपधातु कहां होता है, ये सीढ़ी नुमा रेखा पर होता है, ये सीढ़ी नुमा रेखा पर होता है। ये कहां होता है, सीढ़ी नुमा रेखा पर होता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की आपको दिखाऊं कि कुछ एग्जांपल्स मेरे पास क्या क्या है, जैसे मैं धातु की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जैसे बेरेलियम। अगर मैं बात करूं मेरे पास कुछ क्या हो जाएंगे, कैल्शियम। अगर मैं बात करूं मेरे पास कुछ एग्जांपल क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अब आपको पता है कि टोटल धातु तत्व कितने होते हैं, 91 होते हैं। तो सारे के नाम तो अपन लिख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ एक बार चेहरा दिखा देता हूं कि ये मेरे पास क्या होते हैं, धातु तत्व होते हैं। अगर मैं और बात करूं तो मेरे पास और भी तमाम प्रकार के आ सकते हैं, लेकिन अपन को सारे लिखने नहीं है। अगर अपन सबको लिखने बैठ जाएंगे तो 10 दिन तो अपन को इसी में निकल जाएगा। तो अपन को बस इतना जानना है धातु तत्व कितने होते हैं, 91 होते हैं। अगर आप पेरियोडिक टेबल की बात करोगे तो ये पेरियोडिक टेबल में हमेशा लेफ्ट साइड में आते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, अधातु तत्व की, तो ये अधातु तत्व कौन तो है, 20 होते हैं। अब इसमें से भी कौन कौन से होते हैं समझने की कोशिश करिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कौन कौन से होते हैं, अगर मैं बात करूं इसके अंदर होती है अक्रिय गैसें। जितनी भी अक्रिय गैसें होती है वो किस में आती है, अधातु तत्व में आती है। अगर मैं बात करूं कि जो केवल गैसें होती है, जो केवल गैसें होती है, जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, मेरे पास और भी कई गैसें होती है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, वो सारी जो गैसें हैं वो किस में आएगी, अधातु के अंदर आएगी। अब कुछ ऐसी भी होती है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे मैं आपको नाम बताऊं, फास्फोरस, सल्फर, ये क्या है अपने पास, ये मेरे पास ठोस अवस्था में होती है, लेकिन ये भी क्या है मेरे पास, अधातु ही है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो आपने नाम सुना होगा आयोडीन, क्या नाम सुना आपने, आयोडीन। अब एक बार याद रखना, एक होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन हमेशा कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका मतलब सारी तो गैसें किस में आएगी, अधातु में आएगी। सारी की सारी गैसें कहां आएगी, अधातु में आएगी। अगर मैं उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूं, कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख देता हूं, जैसे मेरे पास है आयोडीन, जैसे मेरे पास गैस है, सॉरी, सल्फर। अगर मैं बात करूं फास्फोरस, मेरे पास ब्रोमीन भी हो जाएगी, लेकिन ब्रोमीन होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब मैं बात करूं कि उपधातु मेरे पास कौन कौन से होते हैं। अब एक बार गौर करना कि उपधातु मेरे पास कौन कौन से होते हैं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं याद करने का। अगर आपने वो तरीका याद कर लिया तो आपको जीवन में बार बार उपधातु पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ट्रिक लिखवा रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है कि इस उपधातु को याद करने की ट्रिक क्या है। मेरे पास ट्रिक है, भोले शिवजी
ऐसी तेरी सब पोल खुली, ऐसी तेरी सब पोल खुली। ये खुली तो अपने पास क्या है, साइलेंट है। देखो मैंने क्या लाइन लिखी है, भोले शिव जी ऐसी तेरी सब पोल खुली। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इस भोले का मतलब क्या हो जाएगा, इस भोले का मतलब हो जाएगा बोरॉन। इस भोले का मतलब क्या हो जाएगा, बोरॉन। तो बोरॉन मेरे पास क्या है, उपधातु है। अगर मैं बात करूं शिव से, क्या हो जाएगा, शिव से हो जाएगा मेरे पास सिलिकॉन। भोले शिव जी ऐसी तेरी सब पोल खुली, शिव से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। अगर मैं जी से बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। मेरे पास क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। एसी से क्या हो जाएगा मेरे पास, आर्सेनिक। एसी से मेरे पास क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। अगर मैं तेरी से बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेल्यूरियम। क्या हो जाएगा साथियों, टेल्यूरियम हो जाएगा। अगर मैं सब से बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एंटीमनी। क्योंकि एंटीमनी का जो संकेत होता है वो क्या होता है, एसबी होता है। क्या होता है साथियों, एंटीमनी। एंटीमनी का संकेत होता है एसबी, तो एसबी से आ गया सब। अगर मैं पोल से बात करूं तो मेरे पास हो जाएगा पोलोनियम। क्या हो जाएगा साथियों, पोलोनियम। अब एक बार गौर करना, मैंने आपको तत्वों के प्रकार बता दिए। भोले शिव जी ऐसी तेरी सब पोल खुली, ये उपधातु हो गया। मैंने कुछ आपको क्या बताया था, मैं यहाँ पे ब्रोमीन भी लिख देता हूँ। चलो मेरे पास स्पेस आ गया है, यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्रोमीन भी लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे और बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ, लोहा हो जाएगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। मतलब और भी अपने पास आ सकती है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि ये तत्व क्या होता है। मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा कहानी क्लियर हुआ होगा कि वास्तव में ये तत्व क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अब एक बार गौर करना, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। मैं आपको एक चीज और लिखवा देता हूं। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट और कर लेता हूं, जूम इन कर लेता हूं। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो देखना एक बार आप। अगर मैं बात करूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। मैं चाहता हूं कि अपनी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं अपनी चीजें छूटनी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं पृथ्वी के अंदर, अगर मैं बात करूं पृथ्वी के अंदर, अगर मैं बात करूं पृथ्वी के अंदर, अगर मैं बात करूं पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी के अंदर ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है, आपको याद रखना है 46.71%। कितना परसेंट होती है बताओ, 46.71%। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं 2 नंबर पे, ये तो मेरे पास आ गया ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं 2 नंबर पे मेरे पास है सिलिकॉन। 2 नंबर पे मेरे पास क्या है, सिलिकॉन। सिलिकॉन होती है 27.69। कितनी होती है, 27.69%। कितनी होती है साथियों, 27.69%। अगर मैं आगे बात करूं तो आगे मेरे पास क्या आएगा, समझने की कोशिश करना है एक बार आप। अगर मैं 3 नंबर पे बात करूं तो 3 नंबर पे मेरे पास आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो एल्यूमिनियम परसेंटेज में कितना होता है। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो ये लगभग 8% होता है। कितना होता है साथियों, लगभग 8% होता है। और मैं बात कर रहा हूं कहां की, मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी की। मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी की। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, अगर मैं उसके बाद में बात करूं तो मेरे पास एल्यूमिनियम के बाद में अगर कोई है तो मेरे पास है लोहा। अगर कोई आपसे लोहा पूछ ले तो ये लगभग कितना होता है, 5%। अब देखो आपके पेपर में पर्सन कैसे आएगा, आपके पेपर में पर्सन कैसे आएगा वो याद रखना है। आपको पूछेंगे कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन। अगर परसेंटेज पूछ ले तो आपको बताना है 46.71%, ये पृथ्वी में होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली उपधातु कौन सी है,
तो आपको पता है सिलिकॉन क्या है, उपधातु, तो सिलिकॉन क्या हो जाएगी, उपधातु हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा उपधातु कौन सी पाई जाती है, सिलिकॉन पाई जाती है। आपको यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर आपसे कोई पूछे कि इस धरती के अंदर, इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा धातु कौन सी पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है, एल्यूमिनियम बताना है। कितना परसेंट होती है, 8%। और उसके बाद में मेरे पास क्या है, लोहा है, जबकि वो तो 5% ही होता है। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। अब एक बार गौर करना, अगर मैं बात करता हूं कहां की, मैं बात करता हूं मानव शरीर की। देखो अगर मैं बात करता हूं किसकी, मानव शरीर की, तो मानव शरीर में कौन सा तत्व ज्यादा पाया जाता है। अगर मैं बात करता हूं मानव शरीर की, तो मानव शरीर में कौन सा तत्व पाया जाता है ज्यादा, वो भी होता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है बताओ, ऑक्सीजन। कितना परसेंट होता है, लगभग 65% होता है। कितना होता है साथियों, लगभग 65% होता है। कितना होता है, लगभग 65% होता है। तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट डाटा थे, मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से समझाया चीजों को। अब आप क्या करना, इनको आप किसी भी रूप में सेव कर लेना, चाहे पीडीएफ के रूप में या फिर अपनी कॉपी में उतार लेना, आपके जीवन भर काम आएंगे। इससे बाहर कतई प्रश्न नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मेरे से लिखवा करके ले लेना, क्योंकि अपने हर चीजें टच कर लिए, क्या बाहर आएगा क्या अंदर रहेगा, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, यकीन मानिए आप। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास थोड़ा बहुत समय है, और अपन इस थोड़े समय में अपन क्या पढ़ते हैं, यौगिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन, अब अपन पढ़ते हैं यौगिक। अब ये यौगिक अर्थात ये कंपाउंड क्या होते हैं, इसका पहला पॉइंट सुनिए आप। इसका पहला पॉइंट मैं आपको परिभाषा लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से किसका निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक यौगिकों, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से, इससे बताओ, तत्वों के संयोग से किसका निर्माण होता है, बताओ, यौगिकों का निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो आप एक बार समझने की कोशिश करना कि ये बातें कैसे हो जाएगी। सपोज करो कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं एक बार। एग्जाम्पल है कि मेरे पास एक तत्व है हाइड्रोजन, मेरे पास एक तत्व क्या है, हाइड्रोजन, और मेरे पास एक तत्व और है हाइड्रोजन। ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ये निर्माण करेंगे H2 का। और ये H2 क्या है, अब एक बार गौर करना, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिकों का निर्माण होता है। ये वास्तव में अपने पास अणु है, लेकिन अणुओं को अपन यौगिक भी कह सकते हैं। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, मेरे पास है हाइड्रोजन, मेरे पास है हाइड्रोजन, और मैंने इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया, क्या बन गया मेरे पास, ये H2O बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया बताओ, ये मेरे पास H2O बन गया। मेरे पास क्या बन गया साथियों, H2O बन गया। अगर मैं उसी प्रकार से बात करूं, तो एक बार गौर करना, मेरे पास है C+O+O, ये क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे बताओ, CO2 का। तो CO2 भी क्या हो जाएगी मेरे पास, यौगिक हो जाएगी। CO2 भी मेरे पास क्या हो जाएगी, यौगिक हो जाएगी। अगर मैं बात करूं O+O+O, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास, O3 बन जाएगा। अब एक बार गौर करना, O3 अणु भी हो सकता है और O3 यौगिक भी हो सकता है, क्योंकि यौगिक क्या कहता है, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से यौगिकों का निर्माण होता है। देखो दो या दो से अधिक तत्व बन रहे कि नहीं बन रहे, इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, एग्जाम्पल आ गया। अब अपने पास एग्जाम्पल आ तो गए, लेकिन अपन को पता कैसे चलेगा, अपन को पता कैसे चलेगा कि ये यौगिक है, क्या है या क्या नहीं। आप दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करना। यौगिकों का
यौगिकों का रासायनिक सूत्र निश्चित होता है। यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ? निश्चित होता है। यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निश्चित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैसे पहचान होगी ये तत्व है, आपको कैसे पहचान होगी ये यौगिक है, आपको कैसे पहचान होगी ये मिश्रण है। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, आप गांठ बांधकर याद कर लेना कि कैसे चीजों को याद रखा जाता है। अगर आप जिनका रासायनिक सूत्र लिख सकते हो, जिसका भी आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हो, वो सारे के सारे यौगिक होंगे। और जिनका आप तत्व लिख सकते हो, जिसको आप संकेत के रूप में लिख सकते हो, वो क्या होता है? वो तत्व होता है। अब एक बार गौर करना, एक बार आप, मैं क्या बताना चाहता हूं, यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निश्चित होता है। इसका मतलब अपने पास बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब एग्जांपल क्या क्या है आप एक बार यूं समझिए। जैसे मैं बात करूं फिटकरी की, जैसे मैं बात करूं फिटकरी की, तो आप जानते होंगे फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। जैसे मैं बात करूं K2SO4 डॉट Al2SO4 वोल्ट्राइज डॉट 24H2O। ये किसका फॉर्मूला हो गया बताओ? ये फिटकरी का हो गया। अब कोई आपसे पूछ लेगा कि फिटकरी क्या है, यौगिक है, मिश्रण है या तत्व है, तो आपको क्या बताना है? फिटकरी बताना है। जैसे मैं बात करूं अन्य एग्जांपल, चूने का पानी, मैं किसकी बात करूं बताओ? चूने के पानी की। अब आपको पता होना चाहिए कि चूने के पानी का फॉर्मूला होता है CaOH और यहां पे आएगा 2, CaOH2। ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ? ये होता है मेरे पास चूने के पानी का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब वो सभी की सभी बातें जिसका अपन रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों पर गौर करोगे। अब मैं तीसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं। तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करना कि तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट क्या है समझने की कोशिश करना आप लोग। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या है? देखो, यौगिकों का अपन रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं यौगिकों को, या फिर आप यूं समझिए इसको, तत्व के बाद यौगिक शुद्धतम अवस्था में होता है। तत्व के बाद यौगिक क्या होते हैं? शुद्धतम अवस्था में होते हैं। अब आपको क्या खास बात याद रखनी है? आपको क्या खास बात याद रखनी है? वो तो मैंने आपको बताई ही नहीं है। वो क्या है वो देखना है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगाओगे उतने स्टार कम पड़ जाएंगे। यौगिकों को भौतिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिकों को भौतिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा। जबकि रासायनिक विधि द्वारा कर सकते हैं। जबकि रासायनिक विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? रासायनिक विधि के द्वारा अपन इनको विभाजित कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक बार आप समझने की कोशिश करना। देखो, मैं एक बार आपको वापस लेकर के चलता हूं पिछली स्लाइड में। मैंने आपको पहले क्या बताया? दो या दो से अधिक तत्वों के सहयोग से किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? यौगिकों का निर्माण होता है। इस प्रकार से यौगिक बनते हैं। अगर मैं 2 नंबर में बात करूं तो यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होता है? निश्चित होता है।
यौगिकों का रासायनिक सूत्र क्या होता है, निश्चित होता है। अगर आपके पास कई प्रकार की चीजें आपको दिखा दे, जैसे कोई आपको बोल दे कि ये मार्कर क्या है, ये तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, तो आप फटाक से बता दोगे कि ये मिश्रण है। क्यों हुआ मिश्रण ये? क्योंकि आप इसका रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या हो गया, ये मिश्रण हो गया। आपको कोई बोलेगा कि टूथपेस्ट क्या है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है ये, तो आप फटाक से बता दोगे मुझे पता है कि टूथपेस्ट क्या है, मिश्रण है। ये मिश्रण कैसे हुआ? क्योंकि आप जानते हैं टूथपेस्ट का फॉर्मूला अपन नहीं लिख सकते। आपको कोई बोल देगा कि कोल्ड ड्रिंक क्या है, तो कोल्ड ड्रिंक भी क्या है, कोल्ड ड्रिंक भी मिश्रण है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का भी आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते। अब एक बार गौर करना, मेरे हिसाब से आपको एक समझ विकसित हो गई होगी कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। मिश्रण को अपन आने वाली क्लास में कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। लेकिन मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आई होगी। अब एक बार गौर करना, यौगिकों को अपन भौतिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते, जबकि रासायनिक विधि द्वारा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। सपोज करना ये मेरे पास क्या है, H2 है, ये मेरे पास क्या है, H2 है। सपोज करना ये मेरे पास क्या है, NaCl है। सपोज करना कि ये मेरे पास क्या है, CaO है। मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूं, कि बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं, लेकिन आपको इन 3 एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मुझे एक चीज बताइए, H2 किसका फॉर्मूला होता है, जल का। अगर मैं बात करूं ये किसका होता है, नमक का। अगर मैं बात करूं ये किसका होता है, बिना बुझा हुआ चुना। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं। अब एक बार गौर करना, ये जल आपने देखा होगा कि सपोज करो ये जल है मेरे पास और इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया कि इसको भौतिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। अब आप क्या करोगे, इसको तोड़ने की कोशिश करोगे, आप इस पानी को तोड़ने की कोशिश करोगे, इस पानी को विभाजित करने की कोशिश करोगे। अब मुझे एक चीज बताइए कि आप इस पात्र में पानी रखा हुआ है, इस पात्र में क्या रखा हुआ है, इस पात्र में पानी रखा हुआ है, इस पानी को आप विभाजित करने की कोशिश करोगे, लेकिन ये विभाजित हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? आप जब इसको अलग करोगे तो आप अपने आप में तो क्या कर लोगे, इसको अलग कर लोगे, लेकिन गौर करिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। आप इस पानी को अलग कर लेते हो, कहने का मतलब आप इसी पानी को एक प्याले के अंदर डाल लेते हो, आप इसी पानी को एक प्याले में डाल लेते हो, या फिर आप यूं मानिए आप एक पानी की इस प्रकार से एक बूंद गिरा देते हो। इसका मतलब ये क्या हो गई, पानी की एक ड्रॉप हो गई। ये पानी की क्या हो गई बताओ, ड्रॉप हो गई। अब मुझे एक चीज बताइएगा आप, क्या इस ड्रॉप का फॉर्मूला H2O नहीं होगा क्या? क्या इस ड्रॉप का फॉर्मूला H2O नहीं होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर, इसका फॉर्मूला बिल्कुल H2O ही होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, इस पात्र में आपने यहां से पानी इसमें डाला है, क्या इसका फॉर्मूला बदल गया क्या? फॉर्मूला तो अभी भी H2O है, फॉर्मूला तो अभी भी H2O ही है। इसका मतलब ये तो टूटा तो नहीं। टूटने का मतलब तो ये होता कि H अलग हो जाता, सॉरी H अलग हो जाता, O अलग हो जाता, तो अपन बोलते कि ये टूट गया है, तो अपन बोलते ये टूट गया है। इसका मतलब ये टूटा तो है ही नहीं। अब गौर करना, इस पात्र में जो पानी रखा हुआ है इसका भी फॉर्मूला H2O है, ये भी H2O, ये भी H2O, ये भी H2O, तो ये H और O अलग तो नहीं हुए। जब H और O अलग ही नहीं हुए तो अपन कैसे कह सकते हैं कि इसको भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आप यौगिकों को भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब कैसे कर सकते हो? फिर आप कर सकते हो रासायनिक विधि के द्वारा। वैसे ही आप नमक को लीजिए, नमक आप पहले इतना बड़ा लोगे, जब आपने तोड़ा इस प्रकार से, जब आपने इसको इस प्रकार से तोड़ा तो छोटे टुकड़े हो गए। अभी भी इसका फॉर्मूला क्या है, NaCl, बाद में भी क्या रहेगा, NaCl, बाद में भी क्या रहेगा, NaCl। इसका मतलब इसका फॉर्मूला बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको भौतिक विधि के द्वारा तो अलग कर ही नहीं सकते, तो फिर अपन अलग कैसे कर सकते हैं? फिर अपन अलग कर कैसे सकते हैं? इसको अपन अलग कैसे कर सकते हैं वो समझने की कोशिश करना। सपोज करो ये मेरे पास है CaO, मेरे पास क्या है CaO, सपोज करो ये CaO यहां रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर जल मिला देता हूं, इसके अंदर मैं क्या मिला देता हूं, जल मिला देता हूं। अब देखना ये CaO यहां पे नहीं रहेगा, इस बार ये CaO यहां पे नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। इस बार ये बदल जाएगा और ये बदल करके क्या बना लेगा, CaOH2।
इसका मतलब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका मतलब ये चीज पहले कुछ और थी और इस बार ये कुछ और बन गई। इसका मतलब ये विभाजित तो हो गई ना, ये विभाजित तो हो गई ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इनको विभाजित कर सकते हैं। या फिर आप यूं मानिए कि मेरे पास ये था, मेरे पास क्या था, ये चूने का पानी था। चूने के पानी में से आपने पानी को उड़ा दिया तो केवल क्या बचेगा, CaO नहीं बचेगा क्या। इसका मतलब ये हुआ कि आप रासायनिक विधि के द्वारा तो अलग कर सकते हो लेकिन भौतिक विधि के द्वारा नहीं। अब मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको तत्व भी समझ में आया होगा, आपको यौगिक भी समझ में आया होगा, आपको प्लाज्मा अवस्था भी समझ में आई होगी और आपको BEC अवस्था भी समझ में आई होगी। तो साथियों आज के लिए अपन बस इतना ही पढ़ेंगे। मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, मैं आपको हर रोज दोहराता हूँ बातों को कि आप बार बार प्रयास कीजिए, आप बार बार ऑब्जेक्टिव किताबों को लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि अपन कैसा लेवल पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको ज्यादा ज्ञान की बातें बताऊंगा नहीं क्योंकि समय बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। आपकी जल्द ही जल्द अगली क्लास भी शुरू होने वाली है। तब तक के लिए मैं अलविदा कहता हूं। आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।